everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So in this video, I am going to teach you the remaining topics of chapter number 1 of class 12 history book, The Story of the First Cities, Harappan Archaeology. So previous video में हमने topic 1 and topic 2 डिस्कस किया था and in this video we are going to study the remaining topics. So I hope कि आपने previous video देखा होगा. अगर नहीं देखा है then इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा. प्लीज़ पहले इसको देख लीजिए then come to this part. So मेनली previous video में हमने जो topic number 2 था subsistence strategies वो cover किया था and in this video we are going to start from topic number 2.1 agricultural technologies. सो अगर आपको याद होगा सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में हमने पढ़ा था कि हरप्पन्स का डाइटरी प्रैक्टिस क्या था, वो लोग क्या खाते थे. सो हमें ये जानने को मिला था मेनली हरप्पन्स पीपल प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट दोनों कंज्यूम करते थे, दोनों ही खाते थे. प्लांट्स प्रोडक्ट में हमने बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स देखे जैसे कि ग्रेन्स, वीट, बार्ली, लैंटीन, चिकपी एंड सेसम. सो इससे पता चलता है कि हरप्पन्स एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करते होंगे, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे. सो इस टॉपिक में हमें जानना ये है कि एग्रीकल्चर तो वो लोग प्रैक्टिस करते थे, बट क्या वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए. जैसे कि अगर आप प्रेजेंट डे में देखें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है यूज़ किए जाते हैं, बहुत ईजिली कल्टीवेशन हो जाता है. सो हरप्पन्स भी क्या कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते थे या फिर सिंपली वो सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देते थे, स्प्रेड कर देते थे लैंड पे और डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स उगाते थे. सो यही हम इस टॉपिक में देखेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन. सो मेनली जो हमें सील्स मिले, हड़प्पा से जो सील मिले हैं एंड जो हमें टेराकोटा के स्कल्पचर्स मिले हैं. टेराकोटा एक टाइप का क्ले होता है जिससे मूर्तियाँ बनती है. जो सील और स्कल्पचर्स हमें मिले हैं हड़प्पा से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, सो वो मेनली ये इंडिकेट करता है दैट बुल वाज नोन एट दैट टाइम, कि बुल जो एनिमल है इसके बारे में हड़प्पन्स को पता था. एंड उसी से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि मे बी हड़प्पन्स ऑक्सन का यूज़ करते होंगे फॉर द प्लाइंग ऑफ देयर फील्ड को प्लाव करने के लिए वो ऑक्सन का इस्तेमाल करते होंगे. सो ये था फर्स्ट एविडेंस कि हाँ वो लोग प्लाविंग करते होंगे. सेकंड जो हमें एविडेंस मिलता है टेक्नोलॉजीज़ का वो ये है कि मेनली हमें एक हल का टेराकोटा मॉडल मिला है. कहाँ पे मिला है वो हमें कोलेस्टन एंड बालावानी में हमें हल का मॉडल मिला है. सो ये इंडिकेट करता है कि हल के यूजेस के बारे में हड़प्पन्स को पता था. नेक्स्ट जो हमें एविडेंस मिलता है वो ये है कि हमें एक प्लाउड फील्ड मिला है कलिबंगम में. कहाँ है कलिबंगम? राजस्थान में है. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड आउट द एविडेंस ऑफ ए प्लाउड फील्ड. एक अच्छे से हल से जोता गया एक फील्ड का एविडेंस मिला है कलिबंगम में. सो ये मेनली 3 एविडेंस से हमें ये ज़रूर पता चलता है कि वो लोग हल जो प्लाव होता है उसका इस्तेमाल वो लोग जानते होंगे एंड वो ऑक्सन का भी यूज़ करते थे हल को चलाने के लिए. उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला है कि हड़प्पन्स मेनली अपने फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे. इसका मतलब जो हड़प्पन्स है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक साथ उगाते थे. सो इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा हड़प्पन साइट्स को जब मैंने आपको मैप में प्लॉट करवाया देन आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स है वो मेनली सेमी एरिड लैंड्स में लोकेटेड है. सेमी एरिड मतलब सेमी डेजर्ट लैंड में लोकेटेड है. एंड जहाँ पे अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है देन इरिगेशन फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की सुविधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मेनली पानी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसके भी हमें ट्रेसेस मिले हैं, उसके भी हमें एविडेंस मिले हैं. सो हमें क्या क्या मिला है? हमें कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं. कहाँ से मिले हैं? शोटूगाई जो कि अफ़गानिस्तान में है. सो हड़प्पा का एक साइट है शोटूगाई अफ़गानिस्तान में, वहाँ से हमें कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं. इसके अलावा हमें बहुत सारे वेल्स, बहुत सारे कुएँ का भी एविडेंस मिला है. सो सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदारो की बात करें तो करीब हमें मोहनजोदारो में 700 वेल्स मिले हैं. सो मे बी वो वेल से डायरेक्टली पानी उठा के अपना कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते होंगे. इसके अलावा हमें एक वाटर रिजर्वायर मिला है ढोलावीरा में जो गुजरात में है. सो मेनली ये एक यूनिक फीचर है, ये एक यूनिक बात है कि ये वो लोग वाटर को स्टोर करते थे, रेन वाटर को स्टोर करते थे एंड फिर बाद में वो एग्रीकल्चर के लिए या फिर अपने घर के भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे. सो ये कुछ बातें थी, ये कुछ एविडेंस थे जिससे हमें ये पता लगता है कि हड़प्पन्स कुछ टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. सो विद दिस हमारा टॉपिक 2.1 कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद हम आते हैं अपना थर्ड टॉपिक में
Now our third topic is Mohenjo-daro, a planned urban center. So this is one of the most important topic of this chapter. So please इस topic को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ मोहेंजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर. मतलब मोहेंजोदारो एक प्लान अर्बन सेंटर था. ये तो हमें पता है कि मोहेंजोदारो इनफैक्ट हड़प्पा के जितने भी साइट थे वो अर्बन सेंटर थे, अर्बन शहरी इलाका था. बट मोहेंजोदारो एक प्लान अर्बन सेंटर था. मतलब मोहेंजोदारो का जो सेटलमेंट था वो प्लानिंग के साथ बनाया गया था. सो अब इसमें हम कुछ साइन देखेंगे, कुछ एविडेंस देखेंगे कि आखिर मोहेंजोदारो प्लान अर्बन सेंटर था. तो क्या एविडेंस है इस बात का. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे जो यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ये है कि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ था. ये हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना फेमस क्या है, इतना यूनिक बात क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. सबसे यूनिक बात, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ये है कि वहाँ पर अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ था. मतलब जितने भी साइट थे वो सभी शहरी इलाका था. मोहेंजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट. तो सबसे जो वेल नोन साइट जो था वो था मोहेंजोदारो. सबसे इम्पॉर्टेंट साइट था मोहेंजोदारो. एंड इनफैक्ट ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो हमें मोहेंजोदारो से ही पता चला है. बट साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड. सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर्ड हुआ था, फिर ही हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला. बट हड़प्पा से हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला. द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट. मेनली मैं आपको हड़प्पा की स्टोरी बताती हूँ, हड़प्पा की डिस्कवरी कैसे हुई. जिस टाइम पे हड़प्पा डिस्कवर हुआ वो ब्रिटिश इंडिया का टाइम था. 1921 में हड़प्पा डिस्कवर्ड हुआ, 20th सेंचुरी में. उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया में रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था और इंडिया में रेलवे लाइंस बन रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बन रहे थे. मेनली लाहौर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक बनना था. जितने भी रेलवे इंजीनियर्स एंड दूसरे जो वर्कमैन थे वो जब काम कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे, देन उन्होंने हड़प्पा के कुछ रुइंड हाउसेस देखे. उन्होंने क्या किया, उस रुइंड हाउसेस में से जो ईंट थी, हड़प्पा की जो ईंट थी जिससे वो घर बनते थे, उस ईंट को लेके उन्होंने अपना जो रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो ट्रैक्स बन रहे थे उसमें इस्तेमाल करने लगे. उनका काम ईजी हो गया, सामने में ही ईंट मिल गया. बट इससे क्या हुआ, ज़्यादातर जो हाउसेस थे हड़प्पा के वो पूरा के पूरे ख़राब हो गए, एकदम रुइंड हो गया. बट बाद में जब आर्कोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये जो ब्रिक्स है वो तो प्रेजेंट डे का ईंट हमें नहीं लगता है, बहुत पुराना लगता है, देन हमें पता चला कि ये जो ईंट है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और ये एक सिविलाइजेशन का ईंट है. उसके बाद हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला. मेनली ब्रिक रॉबर्स की वजह से हमें हड़प्पा से जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला. मोहेंजोदारो से ही ज़्यादातर हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है. मोहेंजोदारो को हम डिटेल में पढ़ते हैं. मेनली मोहेंजोदारो के सेटलमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था. पहला जो सेक्शन था वो स्मॉलर था बट एट अ हायर पोजीशन, एंड दूसरा जो सेक्शन था वो लार्जर था बट एट अ लोअर पोजीशन. आर्कोलॉजिस्ट ने इन दोनों ही सेक्शन को नाम दिया है. आर्कोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है, पहला जो सेक्शन है उसे कहा गया सिटाडेल एंड दूसरा जो सेक्शन है उसे कहा गया लोअर टाउन. मे बी आप लोगों को रिटन वे में समझ में नहीं आया होगा. मैं आपको मेनली पिक्चर्स के हेल्प से समझाती हूँ कि आखिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ मोहेंजोदारो. यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसको कहा गया सिटाडेल. ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा पार्ट है और थोड़ा हाइट में बना गया है, थोड़ा ऊंचा बना गया है. एंड दूसरा जो आप सेक्शन देख सकते हैं इसे कहा गया लोअर टाउन. ये ग्राउंड फ्लोर में है, नीचे बनाया गया है एज़ कम्पेयर टू सिटाडेल. एंड यहाँ पे आप बहुत सारे घर देख सकते हैं. आर्कोलॉजिस्ट ने इसे नाम दिया सिटाडेल एंड इसको नाम दिया लोअर टाउन. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. मेनली द रीज़न बिहाइंड कि सिटाडेल इतना हाइट पे क्यों बना हुआ है वो ये है कि सिटाडेल के जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे वो मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए गए हैं. मतलब जहाँ पे सिटाडेल बनाया गया है, सिटाडेल के जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, सबसे पहले वहाँ पे मड और ब्रिक से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया एंड उसके ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि सिटाडेल में जितने भी सेटलमेंट है वो हाइट पे क्यों बने हुए हैं. द अदर थिंग इज़ दैट सिटाडेल को आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से वॉल्ड है. इसको चारों तरफ से बड़े बड़े वॉल से, बड़े बड़े दीवारों से घेरा गया है. ऐसा नहीं है कि लोअर टाउन को घेरा नहीं गया था. यू कैन सी दैट
लोअर टाउन में भी जो चारों साइड है वहाँ पे अच्छे से वॉल किया गया है, अच्छे से फोर्टिफाइड किया गया है। सो दोनों को ही अच्छे से फोर्टिफाइड किया गया था, बट द रीज़न इज़ दैट सिटाडेल स्मॉलर सेटलमेंट था, हाइट पे बनाया हुआ था, एंड जो लोअर टाउन था वो ग्राउंड लेवल पे था, एंड ये लोअर टाउन बहुत ज़्यादा लार्ज था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो इन सब के अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोअर टाउन है वो हाइट पे क्यों नहीं बनाया गया था। सो आर्कोलॉजिस्ट ने इसके पीछे रीज़न ये निकाला कि अगर लोअर टाउन भी सेम हाइट पे बनाया जाता, इसी हाइट पे बनाया जाता जहाँ पे सिटाडेल बनाया गया है, देन कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग एक्टिविटी है, जो मोहनजोदारो की बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है, वो एक फिक्स एरिया में ही रेस्ट्रिक्ट रह जाती, एक फिक्स एरिया में ही रह जाती। इसीलिए मेनली जो लोअर टाउन है उसको थोड़ा नीचे बनाया गया है, सिटाडेल को थोड़ा ऊपर बनाया गया है। सो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो पूरा सेटलमेंट है, मोहनजोदारो का जो पूरा सेटलमेंट है, उसको सबसे पहले प्लान किया गया एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया। जो हाउसेस वगैरह बने उसके बाद उनको बनाया गया। सबसे पहले लोअर टाउन को प्लान किया गया कि हाँ ऐसे बनेगा, सिटाडेल बनाएंगे, इसके एक मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर मेजर जो बिल्डिंग्स है उसको बनाएंगे, उसके बाद लोअर टाउन बनाएंगे जो बड़ा होगा बट ऑन द ग्राउंड फ्लोर होगा। सो इससे साफ साफ पता चलता है कि मोहनजोदारो के सेटलमेंट को पहले प्लान किया गया एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट किए गए हाउसेस वगैरह। सो ये फर्स्ट साइन था। दूसरा साइन जो हमें प्लानिंग का मिलता है वो मेनली हमें ब्रिक्स से मिलता है। सो हड़प्पा के जो ब्रिक्स थे वो भी बहुत ही एक अच्छे, एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनाए गए थे। मेनली जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हड़प्पा के ब्रिक्स के बारे में, तो हड़प्पा के जो ब्रिक्स थे वो मेनली बेक्ड ब्रिक्स थे। उसको सिर्फ मिट्टी से नहीं बनाया जाता था, बल्कि मिट्टी से बनाने के बाद उसको बेक्ड किया जाता था, भट्टी में उसको जला के स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, मजबूत किए जाते थे। इसके अलावा जो ब्रिक्स था उसका जो रेशियो था वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्टैंडर्ड था। सो उसमें क्या था, मेनली जो लेंथ था वो 4 टाइम्स था उसके हाइट का, एंड जो ब्रेथ था वो था ट्वाइस इट्स हाइट। जो लेंथ था वो 4 टाइम था ब्रिक्स के हाइट का, एंड जो ब्रेथ था वो ट्वाइस डबल था उसके हाइट का। सो दिस इज़ द प्रॉपर स्टैंडर्ड रेशियो फॉर मेकिंग ब्रिक्स। और एक यूनिक बात यह है कि ये जो ब्रिक्स का रेशियो है वो ऑल ओवर द साइड, हड़प्पा के जितने भी साइट है, चाहे आप मोहनजोदारो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, ढोलावीरा, जो भी साइट है, हर जगह पे जो ब्रिक्स का रेशियो है, जो शेप एंड साइज़ है, वो हमें सिमिलर मिला है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है वो एक ही तरह का ब्रिक्स यूज़ करता था, एक ही रेशियो, एक ही डिज़ाइन, एक ही शेप एंड साइज़ का ब्रिक्स यूज़ करता था। सो हम सिटाडेल एंड लोअर टाउन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। सो इससे पहले ये टॉपिक फिनिश होता है और एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये रियल सिटाडेल एंड लोअर टाउन है। सो जैसे ही एक्सकेवेट करने के बाद हमें जो ये स्ट्रक्चर मिला है, जब मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया गया बाय द आर्कोलॉजिस्ट, मेनली मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय एक्सकेवेटेड बाय राखाल दास बनर्जी इन 1922। हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो को ही एक्सकेवेट किया गया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको कहा गया सिटाडेल, एंड ये जो हाउसेस आप देख रहे हैं रुइंड हाउसेस, इसको कहा गया लोअर टाउन। सो दिस इज़ द रियल पिक्चर जो हमें ज़मीन के नीचे मिला है। सो विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर, ये ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक लेट मी टेल यू दैट कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। सो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लेट्स मूव टू अवर टॉपिक नंबर 3.1, लेइंग आउट ड्रेन्स। सो इसमें हम और एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इनफैक्ट टॉपिक 3 के जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट जो फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो था उसका ड्रेनेज सिस्टम। सो इसमें हम मेनली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा के सोसाइटी में, हड़प्पा के रोड्स एंड स्ट्रीट्स में ड्रेन्स कैसे बनाए जाते थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। So the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system. So दूसरा जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव, बहुत ही विशेष फीचर जो था हड़प्पा के सिटीज़ का वो था उसका केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम वो लोग बनाते थे वो बहुत सावधानी से, केयरफुली वो लोग प्लान करके बनाते थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम होता था, लोग स्वच्छता का इतना ख्याल रखते थे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट
Roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles. तो सबसे पहले हड़प्पन्स ने अपना जो सेटलमेंट था उसका रोड्स बनाया एंड स्ट्रीट्स बनाया एक ग्रिड पैटर्न में, एंड सभी रोड्स एंड स्ट्रीट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे राइट एंगल में, जैसे कि ये रहा स्ट्रीट और ये रहा बड़ा सा रोड, तो एक 90 डिग्री के एंगल में दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते थे. It seems that streets where drains were laid out first and then houses built along them. So इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने स्ट्रीट्स बनाए, रोड्स बनाए, उसके बाद उन्होंने ड्रेन्स बनाए रोड्स के साथ साथ, एंड फिर हाउसेस को प्लॉट किया गया. सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि सबसे पहले हड़प्पन्स ने रोड्स एंड स्ट्रीट्स बनाए, फिर साइड में उन्होंने ड्रेन्स बनाए, एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हाउसेस बनाए, एंड फिर ये जो छोटा छोटा ड्रेन्स होता था स्ट्रीट ड्रेन्स, वो बाद में जाके बिगर जो ड्रेन्स होते थे रोड के ड्रेन्स के साथ मिक्स होते थे, मर्ज होते थे. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट. सो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उन लोगों ने बहुत ही सोच समझ के ड्रेन्स प्लान किए थे, उसके साथ साथ उन्होंने हाउसेस को भी बहुत अच्छे से प्लान किया था. सबसे पहले उन्होंने स्ट्रीट तो बना दिए, साइड में ड्रेन्स तो बना दिए, बट उन्होंने ये भी ख्याल रखा कि हर एक हाउसेस का एटलीस्ट एक दीवार जो है वो रोड के साइड में हो, ताकि उस हाउस का जो भी डोमेस्टिक वेस्ट हो वो सीधा स्ट्रीट के ड्रेन्स में मर्ज हो जाए, एंड फिर स्ट्रीट ड्रेन से वो डायरेक्टली बड़े से ड्रेन में जाके मिक्स हो जाए. सो इससे क्या होगा, कहीं पे भी गंदगी नहीं फैलेगी और पूरा का पूरा सेटलमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा, हर जगह स्वच्छता रहेगी. सो ये 3 पॉइंट्स बुक में थे. इसके अलावा और एक चीज़ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो लोग जब ड्रेन्स बनाते थे उसको कवर्ड भी करते थे, ताकि जो बदबू है या फिर जो गंदगी है वो बाहर ना आए. सो बहुत ही प्लान तरीके से उन्होंने बनाया था, एंड एक अलग टाइप के स्टोन्स या फिर एक अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ करते थे ड्रेन्स को बनाने के लिए, ताकि जो पानी है वो लीक ना हो जाए. साथ ही और एक चीज़ ये है कि वो लोग ड्रेन्स को थोड़ा सा टेढ़ा बनाते थे, मतलब स्लाइटली वो लोग बेंड करके बनाते थे ड्रेन्स, ताकि पानी आराम से स्लाइड हो सके. सो इन सब पॉइंट को देख के हमें इतना तो पता चल ही गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप था. सो अगर ये सिविलाइजेशन एंड नहीं हुआ होता तो इंडिया आज के टाइम का सबसे डेवलप्ड कंट्री होता. सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3.1 भी कंप्लीट होता है. Our next topic is टॉपिक नंबर 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. सो इसमें मेनली हम लोअर टाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं. लोअर टाउन में किस टाइप के बिल्डिंग्स बनते थे, किस टाइप के बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो मेनली मोहनजोदारो के जो लोअर टाउन है उसमें मेनली हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले हैं. व्हाट आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स? सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे लोग निवास करते थे. सो मोहनजोदारो के लोअर टाउन से हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले हैं, मतलब जो लोग होते थे, जो मोहनजोदारो के पीपल होते थे वो लोअर टाउन पे ही रहते थे, लोअर टाउन में ही निवास करते थे. इसके अलावा मोहनजोदारो के ज़्यादातर हाउसेस में हमें ये देखने को मिला है कि सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था और चारों तरफ रूम्स होते थे. साथ ही ये भी देखने को मिला है कि कोर्टयार्ड में अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कुकिंग, वेविंग, मेनली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन. सो गर्मियों के टाइम पे में भी जो मोहनजोदारो के लोग होते थे वो लोग कोर्टयार्ड में ही कुकिंग एंड वेविंग करते थे. इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है कि वो लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. कैसे हमें जानने को मिला? सो जो भी हमें ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर में जो भी हमें रूम्स मिले हैं, जो भी हाउसेस के रूम्स मिले हैं, उसमें हमें ये देखने को मिला है देयर वे नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के रूम्स में विंडोज़ नहीं होते थे. सेकेंड जो हमें प्राइवेसी का एविडेंस मिलता है वो ये है कि ज़्यादातर हाउसेस का जो मेन एंट्रेंस होता था, जो मेन दरवाज़ा होता था, वो एक डायरेक्ट व्यू नहीं देता था इंटीरियर हाउसेस का या फिर कोर्टयार्ड का. सो आपने देखा होगा कई कई लोगों का घर ऐसा होता है कि अगर आप मेन एंट्रेंस में खड़े रहते हैं देन आपको घर का पूरा स्ट्रक्चर का पता चल जाता है कि हाँ इतने सारे रूम हैं, यहाँ पे हॉल वगैरह है, किचन वगैरह है. एंड कई सारे हाउसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर आप मेन एंट्रेंस से अगर घर के अंदर भी घुस जाते देन फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि कितने सारे रूम्स वगैरह है.
सो मेनली जितने भी हमें लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिला है, वो बिल्डिंग्स ऐसे बनाए गए थे कि अगर कोई मेन एंट्रेंस से एंट्री भी करता है तो उसको एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता है ऑफ द इंटीरियर ऑफ द हाउस या फिर कोर्टयार्ड का। सो यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक में था। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको जो नक्शा इस पिक्चर का वो भूल भुलैया के टाइप लगेगा। यहाँ पे मे बी अगर हम मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कि एंट्रेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे है। सो अगर एंट्रेंस यहाँ पे है, सो अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे आता है देन उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कोर्टयार्ड है, कहाँ पे रूम्स वगैरह है। सो कुछ इस टाइप के ही हाउसेस बनाए जाते थे मोहनजोदारो के लोअर टाउन में। सेकंड, हमें और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छी चीज़ जानने को ये मिलता है कि ज़्यादातर हाउसेस में बाथरूम्स होते थे वो भी ब्रिक्स के बने हुए, एंड बाथरूम्स के जो ड्रेन्स होते थे वो सीधा स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होता था ताकि कहीं पे भी गंदगी ना फैले। कुछ कुछ हाउसेस में स्टेयर केसेस भी होते थे, सीढ़ियाँ भी होती थी टू गो टू द सेकेंड रूफ, जो छत होता है उस पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। एंड ज़्यादातर हाउसेस में हमें वेल्स मिले हैं, मतलब उन लोग का जो पानी का सोर्स था वो मेनली वेल्स होता था, वेल से ही वो लोग पानी पीते होंगे, वेल का ही पानी पीते होंगे। एंड अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, सो मोहनजोदारो में हमें टोटल नंबर ऑफ वेल्स करीब 700 मिले हैं। सो ये माना जाता है कि ये जो वेल बनाने का जो तरकीब है ये मेनली हमें हड़प्पन्स के थ्रू ही पता चला है। सो विद दिस हमारा लोअर टाउन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है देन प्लीज़ पहले कर लीजिए। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉपिक नंबर 3.3 द सिटाडेल। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने लोअर टाउन के बारे में पढ़ा डिटेल में, इस टॉपिक पे हम सिटाडेल के बारे में पढ़ेंगे। सो सिटाडेल में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते थे वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो जो सिटाडेल में हमें मेनली दो तरह के स्ट्रक्चर्स के एविडेंस मिले हैं, एंड ये दोनों तरह का जो स्ट्रक्चर था वो मे बी सम पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता होगा अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट। सो पहला जो मिला है हमें सिटाडेल में वो था वेयर हाउस, एंड दूसरा जो चीज़ मिला है वो था ग्रेट बाथ। सो ग्रेट बाथ के बारे में आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। सो जो वेयर हाउस का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इट वॉज़ अ मैसिव स्ट्रक्चर। एंड वेयर हाउस का जो लोअर ब्रिक पोर्शन था, ब्रिक जो ईंट से बना हुआ जो नीचे वाला पोर्शन था उसका रिमेन्स अभी तक है, बट जो अपर पोर्शन था वो मे बी वुड से बनाया गया था, इसीलिए वो बहुत पहले ही डिकेड हो गया। एंड जो दूसरा स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ, उसका एविडेंस हमें मिला है, एंड ग्रेट बाथ अभी भी बहुत अच्छे हालत में है। So before explaining about the great bath, let me show you the image of the great bath. So this is the real image of the great bath. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ग्रेट बाथ। आपको एक स्विमिंग पूल की तरह लग रहा होगा ग्रेट बाथ। सो आप देख सकते हैं चारों साइड कॉरिडोर है, एंड दो स्टेप्स है, दो सीढ़ियाँ है, एक नॉर्थ और एक साउथ से। सो अब हम डिटेल में ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ते हैं। सो ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में ग्रेट बाथ कहाँ पे था? सिटाडेल के कोर्टयार्ड में था। सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड, चारों साइड से ही कॉरिडोर से सराउंडेड था, कॉरिडोर से घेरा हुआ था, एंड ये एक बहुत ही लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। सो देयर वे टू फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक नॉर्थ एंड एक साउथ से है। एंड जो ग्रेट बाथ था वो वाटर टाइट बनाया गया था, मीन्स वाटर प्रूफ बनाया गया था बाई सेटिंग ब्रिक्स एंड मोटर ऑफ गिप्सम। सो अगर ग्रेट बाथ को सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स एंड मड से बनाया जाता देन वाटर बह जाता। सो इसीलिए उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसमें मोटर ऑफ गिप्सम का यूज़ किया गया है। इसके अलावा हमें ये देखने को मिला है कि ग्रेट बाथ के तीनों साइड्स में बड़े बड़े रूम्स हुआ करते थे, एंड उन्हीं में से एक रूम में एक बहुत ही बड़ा वेल हुआ करता था। सो मे बी ग्रेट बाथ का जो पानी है, टैंक में पानी इसी बड़े से कुएं से आता होगा। एंड टैंक का जो यूज्ड वाटर होता था वो एक बड़े से ड्रेन में फ्लो हो जाता था। ग्रेट बाथ की अगर नॉर्थन साइड की बात करें टू द लेन, सो वहाँ पे हमें एक स्मॉलर बिल्डिंग देखने को मिला है जहाँ पे करीब 8 बाथरूम्स है, 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर। एंड उस 8 बाथरूम्स के जो ड्रेन्स होते थे वो ह्यूज ड्रेन से कनेक्ट होता था, एंड फिर ये ड्रेन स्ट्रेट ड्रेन में मिल जाती थी, तो कहीं पे भी गंदगी नहीं होती थी। वो लोग स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। जितने भी बाथरूम्स, जितने भी जो ग्रेट बाथ है बाथरूम्स है, वहाँ के सभी ड्रेन्स अच्छे से बनाया गया था, अच्छे से ऑर्गेनाइज, अच्छे से प्लान करके बनाया गया था।
एंड जो भी वेस्ट वाटर होता था वो स्ट्रीट ड्रेन के थ्रू एक बड़े से ड्रेन में जाता था। सो बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया था ग्रेट बाथ को भी एंड पूरे सिटाडेल के स्ट्रक्चर्स को भी। सो स्कॉलर ने ये बताया, आर्कोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि मे बी जो ग्रेट बात होता होगा वो सम काइंड ऑफ रिचुअल बात होता होगा। जैसे कि हिंदूज़ में गंगा में डुबकी लेना एक रिचुअल बात होता है, एक धार्मिक चीज़ होती है। सो आर्कोलॉजिस्ट ने ग्रेट बात को एक धार्मिक से लिंक किया है, धार्मिक चीज़ों से ही रिलेट किया है। सो सिटाडेल में सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस एंड ग्रेट बात नहीं मिले, बल्कि और भी एक दो स्ट्रक्चर मिले हैं, जैसे ग्रेनरी जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखे जाते थे। सो आप देख सकते हैं यह है सिटाडेल जहाँ पे हमें वो सब स्ट्रक्चर्स मिला है एंड दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ द सिटाडेल। ये जो है ये रियल इमेज है सिटाडेल का। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो मैंने तो पहले ही लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट के बारे में पहले ही बता दिया है। सो अगर अभी तक नहीं किया है देन प्लीज़ कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।